हाँ जी, नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मज़े में। चलिए, लोथल की हम लोग बात कर रहे थे हमारी पिछली कक्षा में, और हम लोगों ने क्या क्या चर्चा की उसको थोड़ा सा मैं आपको वापस बता देता हूँ। उसके बाद उसकी आगे की हम लोग बातें करते हैं। कहानी को लगातार करिएगा, कंटिन्यू कीजिएगा। हमने देखिएगा लोथल में हमने बात कहा कि कहाँ पर है, गुजरात में है। खोज रंगनाथ राव के द्वारा 1954 में, उत्खनन इसका 1957 में किया गया था, इन्हीं के द्वारा, रंगनाथ राव के द्वारा ही। नदी भोगवा, चावल के प्रथम साक्ष्य, बाजरे के प्रथम साक्ष्य, चक्की के 2 पार्ट, औद्योगिक नगर था, मनके बनाने का कारखाना, बाट माप तोल पैमाना, हाथी दांत पैमाना। ठीक है। साथ ही साथ हमने एक और बात की कि साहब धान या चावल की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य जो हमें मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं? कोल्डी हवा से। ठीक है, कोल्डी हवा आपका उत्तर प्रदेश में है। इसकी चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इसका विशेष स्मरणीय तथ्य मैंने आप लोगों को बताया कि जब भी प्रश्न में प्राचीनतम शब्द आए, जब भी प्रश्न में प्राचीनतम शब्द आए, इसका मतलब ये है कि आपको जो एग्जामिनर है वो प्राग ऐतिहासिक काल से पूछना चाह रहा है। और जब भी शब्द आए प्रथम, तो इसका मतलब ये है कि एग्जामिनर आपसे सिंधु घाटी सभ्यता या उसके बाद का कोई जो समय है, इस समय से आपको पूछना चाह रहा है। ठीक है, क्लियर है? तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। हमने एक पूरी की पूरी कहानी के माध्यम से मैंने आपको कहा कि भाई औद्योगिक नगर था, इसलिए मनके बनाने का कारखाना होगा, बाट माप के तोल के पैमाने की जरूरत पड़ी, हाथी दांत के पैमाने की जरूरत पड़ी। अब आगे उसी कड़ी में आगे चलते हैं। मैंने कहा कि औद्योगिक नगर है। कैसा नगर है? औद्योगिक नगर है। और औद्योगिक नगर है इसलिए मेरे प्यारे साथियों मनके बनाने का कारखाना है। अब देखिएगा, हमने बात करी थी चानूदड़ो में, चानूदड़ो में भी क्या था? मनके बनाने का कारखाना। यस और नो? चानूदड़ो में भी मनके बनाने का क्या था? कारखाना था। और यहाँ पर भी क्या है? मनके बनाने का कारखाना। अब पीछे छोड़े हम तो चानूदड़ो को, तो ठीक है ना। आगे बढ़ रहे हैं, तो आगे बढ़ रहे हैं, लगातार क्या होगा? विकास होगा। क्या होगा? विकास होगा। यस और नो? भाई चीजें लगातार जैसे जैसे समय व्यतीत होता है तो चीजों में बढ़ावा आता है। तो चानूदड़ो में हम जो है मन के किससे भेज रहे थे? पीतल की इक्का गाड़ी से, बैलगाड़ी से। अब यहां पर देखिएगा विकास हुआ। कैसे हुआ? कि गोदीबाड़ा बंदरगाह से, क्या चीज है? बंदरगाह से जाने लग गया था। क्या चीज? मन के। ठीक है ना। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि गोदीबाड़ा या बंदरगाह के साक्ष्य, गोदीबाड़ा या बंदरगाह के साक्ष्य हमें कहां से मिलते हैं? लोथल से मिलते हैं। अभी मैं थोड़ी देर बाद में या अगली क्लास में आपको फोटो भी दिखाऊंगा, तो ध्यान से सुनिएगा। गोदीबाड़ा, क्या चीज? गोदीबाड़ा, या इसी को हमने नाम दिया डॉक यार्ड के साक्ष्य। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं बंदरगाह। ठीक है। और इस बंदरगाह से जो है यहाँ कहाँ तक जो है व्यापार होता था? तो दक्षिणी पूर्वी वे पश्चिमी देशों, दक्षिण पूर्वी वे पश्चिमी देशों के साथ व्यापार होता था। पहली बात। ठीक है भाई, बंदरगाह है तो बड़ी बड़ी नावें भी होगी। इन नावों के माध्यम से मन के भेजे जाते थे दक्षिणी पूर्वी और पश्चिमी देशों के साथ में। ठीक है, इसीलिए दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि यहां से फारस की कुछ मोहरें मिली है। कैसे पता चलता हमें? कि यहां से, मतलब कहां से? लोथल से फारस की कुछ मोहरें प्राप्त हुई है। फारस, ईरान। ठीक है, फारस की कुछ मोहरें प्राप्त हुई है। मोहरें प्राप्त हुई है। आगे बात समझ में? फारस की मोहरें हमें कहां से मिलती है? तो फारस की मोहरें हमें मिलती है लोथल से। कहां से? लोथल से। लेकिन यदि हम ध्यान से सुनिएगा, आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है मेसोपोटामिया की मोहरें,
मेसोपोटामिया की जो बेलनाकार मोहरें थी वो हमें कहाँ से मिलती है? वो मिलती है हमें कालीबंगा से। कहाँ से मिलती है? कालीबंगा। फारस की मोहरें हमें कहाँ से मिलती है? लोथल से। कहाँ से? लोथल से। आ गई बात समझ? क्लियर है? अब दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि देखो बंदरगाह है, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ में व्यापार होता था, तो बंदरगाह है तो इसका मतलब समुद्र भी होगा। क्या होगा? समुद्र होगा भाई, समुद्र के तट पे ही तो बनता है बंदरगाह। इसलिए दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि लोथल की समुद्र की देवी, लोथल की समुद्र की देवी को क्या कहा जाता था? सिकोत्री माता। क्या कहा गया? सिकोत्री माता। और समुद्र है, बंदरगाह है, तो नावें भी तो चलेगी। समुद्र है, बंदरगाह है, तो क्या चलेगी? नाव भी चलेगी। नाव चलेगी तो आपसे देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। एक हमने बात कर ली है हड़प्पा की, दूसरी हम बात कर रहे हैं किसकी? लोथल की। किसके साक्ष्य मिले हैं? नाव के। और नाव भी कितनी? 4 नावें। कितनी नाव मिली है? 4 नावें। तो दोनों ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ध्यान से सुनिएगा कि लोथल की समुद्र की देवी को, लोथल की समुद्र की देवी, लोथल की समुद्र की देवी देवी कौन थी? सिकोत्री माता। सिकोत्री माता, पहली बात। ठीक है। दूसरी चीज, समुद्र के या नदी के पेटे क्षेत्र से, लोथल के नदी के पेटे से, नदी के पेटे से 4 नाव के साक्ष्य मिलते हैं। 4 नाव के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण चीज, नोट, ध्यान से सुनिएगा। संपूर्ण सेंधव सभ्यता में, संपूर्ण सेंधव सभ्यता में लोथल का गोदीबाड़ा, लोथल का गोदीबाड़ा संपूर्ण सेंधव सभ्यता का सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थल माना जाता है। ठीक है। लोथल का गोदीबाड़ा संपूर्ण सेंधव सभ्यता में सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थल माना जाता है। सबसे बड़े की हमने एक बात करी थी, किसकी? हड़प्पा के अन्नागार, नंबर 2 पे आते। ठीक है ना। संपूर्ण सेंधव सभ्यता में गोदीबाड़ा सबसे बड़ा। ठीक है। संपूर्ण सेंधव सभ्यता में, संपूर्ण सेंधव सभ्यता में लोथल का गोदीबाड़ा, लोथल का गोदीबाड़ा सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थल माना जाता है। सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थल माना जाता है। तो लोथल का गोदीबाड़ा संपूर्ण सेंधव सभ्यता की सबसे बड़ी सार्वजनिक इमारत माना जाता है। ध्यान से सुनना। नंबर 2 पे क्या आता है? हड़प्पा से प्राप्त अन्नागार। कैसा था लोथल का गोदीबाड़ा? देखते, देखिएगा। आप फोटो में देख रहे होंगे, ये लोथल का क्षेत्र है। ठीक है ना। और ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, कौन सा? ये वाला पार्ट, ये क्या है? लोथल का गोदीबाड़ा है। क्या है? गोदीबाड़ा। गोदीबाड़ा या इसी को डाक यार्ड, इसी को क्या कह दिया गया? बंदरगाह। क्या कह दिया गया? बंदरगाह। बात क्लियर है? ये पूरा का पूरा देखो भोगवा नदी है। ये नदी कौन सी है? भोगवा नदी। भोगवा नदी। क्लियर है? देखो इधर भी कुछ नावें दिख रही है, 1 2 3 4 5, इस प्रकार से 5 नावों का मॉडल, या 4 कई जगह 4 मिलता है, कई जगह 5, है ना।
5 नावों के मॉडल मिले हैं। ठीक है, ये लोथल का पूरा किस प्रकार से सुंदर बस्ती है, देखो है ना, बहुत सुंदर सी बस्ती आपको दिखाई दे रही होगी। ये क्या है, आपका लोथल नगर है पूरा का पूरा। ये आपका गोदीवाड़ा है, ये बीच में नगर बसा हुआ था। ये भोगवा नदी है, कौन सी नदी है, भोगवा नदी इसके तट पर है। ठीक है, बात क्लियर। ये देखिएगा फिर से कुछ, है ना, ये पूरा का पूरा चित्र, है ना, ये लोथल नगर है आपका। क्या है, लोथल नगर। ये पूरा का पूरा आपका क्या है, लोथल नगर है। ठीक है, दिखाई दे रहा हूँ, बहुत सुंदर सा, बहुत भव्य सा बसा हुआ था। ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको ज्यादा नावें दिखाई दे रही होगी। ये इस तरफ से देखो, पूरा का पूरा नगर से आकर के ये नदी, नदी का पेटा, ये यहाँ से, इसमें यहाँ से प्रवेश करते थे, फिर यहाँ से सामान चढ़ता था, और फिर ज्वार और भाटे के साथ में। ध्यान से सुनना, ये है यहाँ से प्राप्त बंदरगाह विश्व का प्रथम ज्वारीय बंदरगाह माना जाता है। विश्व का प्रथम ज्वारीय बंदरगाह, ज्वारीय बंदरगाह माना जाता है, बंदरगाह माना जाता है। आगे बात समझ में क्लियर है, ध्यान से सुनना। संपूर्ण विश्व में प्रथम ज्वारीय बंदरगाह का निर्माण किसके द्वारा किया गया, यह प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है आप लोगों के लिए। तो इस स्थिति में याद रखना कि लोथल के निवासियों ने संपूर्ण विश्व में प्रथम ज्वारीय बंदरगाह, मतलब नदी, ज्वार और भाटा सुना है ना आप लोगों ने, पानी का उतरना, पानी का चढ़ना, नदी के पानी का, ठीक है ना, ज्वार भाटा कहलाता। तो क्योंकि उसी समय ये जब ज्वार आता था तो उसके साथ में इधर वापस जब भाटा जाता था, भाटा होता था, तो उसके साथ में इधर, और इससे दक्षिणी पूर्वी और पश्चिमी एशियाई देशों के साथ में क्या होता था, व्यापार होता था। यहीं से हमें जो है फारस की मोहरें मिलती है, फारस की मोहरें। इस समुद्र की देवी का नाम मैंने आपको बता दिया, क्या, सिकोत्री माता। क्या बता दिया है, सिकोत्री माता। देखो हमने कितनी बातें कर ली, बात आ गई समझ में। अब देखो वापिस कहानी की तरफ लेके जा रहा हूं मैं आप लोगों को। ये तो चीजें मैंने आपको दिखा दी है, अब वापिस आपको कहानी की तरफ लेके जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। गोदीवाड़ा डाक यार्ड, ठीक है ना। अब भैया मैंने कहा ना, चानूदड़ों में तो बैलगाड़ी से, पीतल की गाड़ी से काम चला लेता था, यहाँ ऐसे काम थोड़ी चलेगा, नहीं चलेगा ना। इसलिए बड़ी बड़ी नावों के माध्यम से, बंदरगाह के माध्यम से, किसके माध्यम से, बंदरगाह के माध्यम से जो है मोती माणकर ये भेजे जाते थे। ठीक है, क्लियर है। अब आदमी रईस हो गया ना, पैसे, अब व्यापार बढ़ा, पैसा भी तो ज्यादा आएगा। अब रईस हो गया तो पहले तो जो व्यक्ति पैदल जाता था, अब वो व्यक्ति किस पे बैठ के जाएगा, घोड़े पे बैठ के जाएगा। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि घोड़े की मृण मूर्ति, ये देखिएगा, वो व्यक्ति क्या हो गया था, रईस हो गया, भाई पैसे ज्यादा आ गए, आदमी क्या हो गया, रईस हो गया। रईस हो गया तो मतलब क्या, घोड़े के ऊपर बैठ के जाएगा, किस पे बैठ के जाएगा, घोड़े पे बैठ के जाएगा। तो घोड़े की मृण मूर्ति लोथल से प्राप्त, लोथल से प्राप्त घोड़े की मृण मूर्ति, घोड़े की मृण मूर्ति, मृण का मतलब क्या है, मिट्टी। ये जो मूर्ति आपको दिखाई दे रही है ना, ये मिट्टी से निर्मित है। किससे निर्मित है, मिट्टी से निर्मित है। तो इसका मतलब यहाँ पर फिर से वही वाली बात है ना, इस घोड़े को विशेष रूप से, विशेष तथ्य के रूप में याद रखेंगे। आगे बात करेंगे हम सुरकोटड़ा की, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा सुरकोटड़ा, तब इस घोड़े की और मैं और डिटेल से बात करने वाला, और डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो घोड़े की मृण मूर्ति है ना, मिट्टी से बनी हुई मूर्ति मिलती है, कहाँ से, लोथल से। ठीक है ना। तो अभी अभी मैंने आपको कहा, मैंने कहा कि भैया रईस हो गया आदमी, है ना, इसलिए घोड़े के ऊपर बैठ के जाता था। तो घोड़े के ऊपर बैठ के जाता था, तो घोड़े की मृण मूर्ति, घोड़े की मृण मूर्ति,
मृण मूर्ति, ठीक है ना। घोड़े की मृण मूर्ति के साक्ष्य भी हमें कहाँ से मिलते हैं? लोथल से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? लोथल से। अब देखिएगा, व्यापार बड़ा है, मोती माणक जो है बंदरगाह से जा रहे हैं नावे पर भर कर, रईसाई भी बढ़ गई है। घोड़ा, क्योंकि उस समय गाड़ियां तो थी नहीं, ठीक है ना, घोड़े के ऊपर बैठ करके जा रहा है। इसका मतलब आदमी ने बहुत विकास किया, पैसा उसके पास खूब आ गया होगा, मान लेते ना भाई, पैसा उसके पास में खूब आ गया होगा। और ज्यादा पैसा होता है तो आदमी का क्या है? दिमाग खराब होता है। ज्यादा पैसा आएगा तो आदमी का क्या होगा? दिमाग खराब। तो इसका भी क्या हो गया? दिमाग खराब हो गया। और जब जब दिमाग खराब होगा तो भाई उसका इलाज भी करवाना पड़ेगा। तो दिमाग का इलाज मतलब क्या? खोपड़ी की शल्य चिकित्सा। खोपड़ी की शल्य चिकित्सा। आपसे प्रश्न पूछा जाता है सीधा सीधा कि खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के साक्ष्य कहां से मिलते हैं? तो लोथल से। कहां से मिलते हैं? लोथल से। बात क्लियर हो गई। अब खोपड़ी की शल्य चिकित्सा करवाने के लिए यार चिकित्सक तो मेरे जैसा आदमी मिल जाए तो मैं क्या करूंगा? आंख वाली नस कान में, कान वाली मुंह में, मुंह वाली और कहीं राम जाने कहाँ कहाँ जोड़ देंगे। तो भैया डॉक्टर था मैं, माथा उसका जब आदमी खराब हुआ तो डॉक्टर में था। खोपड़ी की शल्य चिकित्सा मैंने करी, और मैंने करी तो मामला इधर उधर हुआ, और इधर उधर हुआ तो भाई साहब तो चलते बने, मतलब ठाकुर तो गयो, ठीक है ना। मर गया आदमी। अब मर गया था, अभी अभी देखो पत्नी से बहुत प्यार करता था ना, हमने चानूदड़ों की बात की थी। चानूदड़ों में अपनी पत्नी के लिए लिपस्टिक लेके आया, बच्चे के लिए जो है खिलौना लेके आया, ठीक है ना। अब भाई साहब यदि चलते बने तो पीछे पप्पूड़ी और पप्पूड़ी की माँ दो ही बचा, है ना। उन्होंने कहा भैया अकेले नहीं जाने देंगे, हम भी साथ में मरेंगे, हम भी साथ में मरेंगे। तो भाई साहब तो गए जो गए, दो को और ले गए, तो कुल कितने हो गए? 3 लोग हो गए। तो 3 युगल समाधान के साक्ष्य, 3 युगल समाधान के साक्ष्य आप लोगों को कहां से मिलते हैं? लोथल से। कहां से मिलते हैं? लोथल से। बात क्लियर है ना। ये प्रश्न सीधा सीधा आता है कि 3 युगल समाधान के साक्ष्य आपको कहां से मिले? लोथल से। कहां से मिले? लोथल से। अब देखो युगल समाधान, सवा का मतलब, समाधान का मतलब क्या है? कब्र मिली है उनकी। युगल का मतलब क्या है? एक साथ दफनाए हुए, ठीक है ना। अब दफनाएंगे तो भैया सिर कौन सी तरफ? उत्तर की तरफ। और पैर कौन सी तरफ? दक्षिण की तरफ। वैसे भी सिर कौन सी दिशा की तरफ माना जाता है? उत्तर, दक्षिण, नीचे, पूर्व और पश्चिम, ऐसे मानते हैं ना हम लोग। तो सिर कौन सी दिशा की तरफ? आपसे पूछा जा सकता है ये प्रश्न कि हड़प्पा वासी या सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो शवादान करते समय या शवों को दफनाते समय उनका सिर कौन सी दिशा की तरफ रखते थे? तो सिर कौन सी दिशा की तरफ? उत्तर की दिशा की, उत्तर दिशा की तरफ, ठीक है ना। कौन सी दिशा की तरफ? उत्तर दिशा की तरफ। तो उत्तर दिशा की तरफ रखेंगे तो पैर आपको पता है पूर्व में होंगे ना पैर। भाई सिर जब उत्तर की तरफ होगा तो पैर अपने आप ऑटोमेटिक पूर्व की तरफ चले जाएंगे, है ना। अरे भाई पूर्व की तरफ दक्षिण की तरफ जाएंगे, है ना। ऐसे थोड़ी होगा कि सिर इधर है पैर इधर है ना। वो तो अपने आप स्वतः ही हो जाएगा कि उत्तर की तरफ जब सिर है तो सीधा सीधा लेटाते हैं तो दक्षिण की तरफ पैर होंगे। पैर कौन सी दिशा की तरफ? दक्षिण की तरफ, ठीक है। आगे बात समझ में। तो ये इस तरीके से दफना दिया जाता था, ठीक है। ये इस प्रकार से भाई साहब चलते रहे, और भाई साहब के साथ में भाभी जी भी, ठीक है ना। ये लो, है ना। ये इस प्रकार से समाधान। तो उत्तर की तरफ क्या है? इसका सिर है। दक्षिण की तरफ इसके क्या है? पैर। 3 प्रकार के 3 युगल समाधान मिले हैं, 3 युगल समाधान। अब भैया भाभी तो गए। भारतीय समाज में, भारतीय संस्कृति में मृतक के बाद में जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए बाकी के और भी संस्कार करने पड़ते हैं, यस और नो। तो ये दोनों मर गए, चलो, है ना। इनको हमने समाधि भी दे दी, देखो, ठीक है। अब समाधि दे दी क्योंकि खोपड़ी की शल्य चिकित्सा तो मैंने की थी ना, तो मरना ही था। खैर अब देखो, मरने के बाद पहले हम क्या करते हैं? तिया करते हैं, तिये की बैठक, याद है ना। या तीसरा हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तीसरा भी तो बोलते हैं ना। अब तीसरे वाले दिन एक तो हड्डियां चुन करके लाते हैं, दूसरी चीज क्या? जो जो चीजें इनके पसंद की होती है उसको ले जाके कहाँ रखते हैं हम? छत के ऊपर, या छोड़ दो, रखते हैं कि नहीं रखते हैं? जैसे भैया को मीठा पसंद है तो गुलाब जामुन रख दिया, भाभी को खट्टा पसंद था इसलिए अंगूर रख दिए। क्या रख दिए? अंगूर रख दिए। कहाँ रखे? छत के ऊपर। और छत के ऊपर इनको खाने के लिए कौन आता है? आप लोगों को पता है ना, कौवा आता है।
ये सही बात है भाई। जब तिया किया जाता है या तीसरा किया जाता है तो खाने के लिए कौन आता है? कोआ आता है ना। तो कोए के साग से कहां से मिलते हैं हमें? लोथल से। कहां से? लोथल से। आगे बात समझ में। मैंने कहा भैया को तो मीठा पसंद था, कोआ आ गया खाने के लिए। अंगूर खट्टे हैं भैया, अंगूर क्या है? खट्टे हैं। अंगूर खट्टे हैं तो क्या? पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी, पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी के साग से हमें कहां से मिलते हैं? लोथल से। देखो कोए के साग से, कहां से? लोथल से। पंचतंत्र में वर्णित चालाक लोमड़ी के साग से भी हमें कहां से मिलते हैं? लोथल से। तिया हो गया। अब तिया होने के बाद में तो क्या बचता है? 12वां। क्या बचता है? 12वां। और 12वें वाले दिन आपको पता ही है कि बढ़िया सा हवन करवाते हैं, है ना। जजमान क्या करवाते हैं? हवन करवाते हैं। हवन करवाने के बाद में आत्मा को क्या मिल जाती है? शांति मिल जाती है। क्या मिल जाती है? शांति मिल जाती है। ये लो साहब, ठीक है ना। स्वाहा, क्या करवा दिया? हवन करवा दिया। क्या करवा दिया? हवन करवा दिया। और जैसे ही हवन करवाया आत्मा को क्या मिल गई? शांति मिल गई। और जैसे इसकी आत्मा को शांति मिली, लोथल को भी आपको क्या मिल गई है? शांति मिल गई। तो लोथल इसी के साथ क्या हो जाएगा? कंप्लीट। सारी चीजें क्लियर हो गई है, ठीक है। यहां तक किसी को कोई भी डाउट है क्या? अब ये सारी चीजें मैं आप लोगों के लिए लिखने वाला हूं। घोड़ी की मृण मूर्ति के साक्ष से, ठीक है। नेक्स्ट हम यदि बात करें तो खोपड़ी की शल्य चिकित्सा, शल्य चिकित्सा के प्रमाण। दूसरी यदि हम बात करें तो मैंने कहा ना खोपड़ी की इलाज करने वाला तो मैं ही था, तो मैं था तो मरेगा ही भाई, ठीक है। तो कोए के साक्ष्य, किसके? कोए के साक्ष्य। एक मिनट, मरा तो हमने क्या करा था? उसको दफन किया था ना। तो 3 प्रकार के या 3 युगल समाधान, 3 युगल समाधान, 3 युगल समाधान के साक्ष्य। अब मैंने आपको कहा ना 3 युगल समाधान है तो दफनाएंगे तो सिर कौन सी दिशा में? सिर उत्तर दिशा में, ठीक है। जबकि पैर, लिखने की बात तो नहीं है, अंडरस्टूड है। जबकि पैर कौन से में? दक्षिण में। कौन सी दिशा में? दक्षिण दिशा में, ठीक है। फिर अपन ने उनका क्या करा? तीसरा करा। तो तीसरे के दिन कौन खाने के लिए आया? कोआ। तो कोए के साग से, किसके साग से मिलते हैं? कोए के साग से। साथ ही साथ पंचतंत्र में वर्णित चालाक लोमड़ी, चालाक लोमड़ी के साक्ष्य, ठीक है। और 12वें दिन क्या कर दिया? 12वां इसलिए अग्निकुंड, अग्निकुंड या यज्ञवेदिका के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में? ये सारी चीजें हुई। अब लोथल में एक विशेष बात हमें और ध्यान रखनी है। जब मैंने आपको हड़प्पा का नगरीय नियोजन पढ़ाया था, जब मैंने आपको हड़प्पा का नगरीय नियोजन पढ़ाया था, उस समय मैंने आप लोगों को एक बात कही। मैंने आपको कहा कि संपूर्ण सैंधव सभ्यता में घरों के दरवाजे आमने सामने गलियों में खुलते थे, लेकिन
लोथल एकमात्र ऐसा स्थल था, लोथल एकमात्र ऐसा स्थल था जिसके घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ खुलते थे। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, यहीं पे मैं नोट लगा के लिख रहा हूं, नोट। संपूर्ण सैंधव सभ्यता में, संपूर्ण सैंधव सभ्यता में लोथल एकमात्र ऐसा स्थल था, लोथल एकमात्र ऐसा स्थल था जिसके घरों के दरवाजे, जिसके घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। आगे बात समझ में क्लियर है? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है आपका लोथल से ये, ठीक है। 1 मिनट में मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ पूरा का पूरा, ठीक है। देखो, लोथल में शब्द याद रखना आपको, थल, थल का मतलब क्या होता है? जमीन। जमीन कहाँ पर थी? गुजरात में सबसे पहले व्यक्ति ने रहने के लिए, अपने निवास करने के लिए मकान बनाया, मकान बनाया तो इनोग्रेशन के लिए नाथ जी को बुलाया। किसको बुलाया? नाथ जी को। उनको क्या लगाया? तिलक, इसलिए रंगनाथ राव, ठीक है ना। फिर नाथ जी को क्या लगाया? भोग। भोग में क्या? एक तो मीठे चावल और बाजरे का रोटा खिलाया उन्होंने, ठीक है। तो भोगवा नदी हो गई, चावल के प्रथम साक्षर, बाजरे के प्रथम साक्षर। अब बाजरे को पीसने के लिए चक्की की जरूरत पड़ी, इसलिए चक्की के 2 पार्ट, ठीक है। साथ में याद रखना कि अब ये बाकी का जो बचा था खुद के खाने के लिए रख लिया, बाकी जो बचेगा उसको बेचने के लिए जाएगा कहाँ पर? औद्योगिक नगर में। कहाँ पर? तो ये लोथल भी आपका कैसा नगर था? औद्योगिक नगर। अब औद्योगिक नगर है तो यहाँ पर क्या होगा? मनके बनाने का कारखाना होगा, नो डाउट, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। अब देखिएगा, मनके बनाने का कारखाना हमें कहाँ से मिलता है? एक तो लोथल से, दूसरा चानूदलो से। क्लियर बात? उसके बाद हमने बात की कि साहब अब ये बाजरा और चावल बेचने के लिए गया तो ऐसे तो रख के नहीं आएगा, तोल करके देगा ना। तो बाट माप तोल पैमाने की जरूरत पड़ी। तो बाट माप तोल पैमाने के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? लोथल से। इसी के साथ हाथी दांत का पैमाना कहाँ से मिलता है? लोथल से। हमने बात करी थी चावल की प्राचीनतम खेती या धान की खेती के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? कोल्डी हवा से, ठीक है। अब ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। दूसरा हमने बात कहा कि व्यापार बड़ा इसलिए उसको बंदरगाह की जरूरत पड़ी। किसकी जरूरत पड़ी? बंदरगाह। तो बंदरगाह को हमने क्या? गोदीवाड़ा या डाक यार्ड, गोदीवाड़ा या डाक यार्ड, ठीक है ना। कहाँ व्यापार होता था? तो दक्षिणी पूर्वी और पश्चिमी देशों के साथ व्यापार होता था। और यहीं से लोथल से हमें फारस की मोहरें मिली है। किसकी मोहरें मिली है? फारस की। क्लियर है? लोथल की जो समुद्र की देवी थी उसको हमने क्या नाम दिया? सिकोत्री माता, ठीक है ना। और नदी के पेटे से हमें 4 नाव के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है ना। कई जगह आपको क्या मिलता है? 5 नाव मॉडल, है ना, 5 नाव मॉडल भी याद रखना, ठीक है। संपूर्ण सैंधव सभ्यता में लोथल एक का गोदीवाड़ा सबसे बड़ी सार्वजनिक इमारत के रूप में था। क्लियर है बात यहाँ तक? फिर हमने बात की कि पैसा ज्यादा आया तो भैया घोड़ा लेके आया आदमी, ठीक है ना। तो घोड़े की मृण मूर्ति के साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं? लोथल से मिलते हैं, ठीक है। ज्यादा पैसा होगा तो आदमी का दिमाग खराब होगा, दिमाग खराब होगा तो उसकी क्या? खोपड़ी की शल्य चिकित्सा करवानी पड़ेगी। खोपड़ी क्या करवानी पड़ेगी? शल्य चिकित्सा। तो खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के प्रमाण हमें कहाँ से मिलते हैं? लोथल से। कहाँ से मिलते हैं? डॉक्टर मैं था, याद रखना इस बात को, ठीक है। भाई साहब चलते गए, इसलिए तीनों पत्नी और बेटा वो भी मर गए साथ में। तो 3 युगल समाधान एक साथ, युगल समाधान। सिर उत्तर दिशा की तरफ, पैर दक्षिण, ठीक है ना। अब तीसरा करा तो क्या? कोवा खाने के लिए आया। भाभी को अंगूर थे इसलिए
अंगूर क्या खट्टे हैं तो चालाक लोमड़ी, ठीक है। और 12वें दिन हमने क्या कर दिया, उनका आत्मा की शांति के लिए हवन करवाते हैं, यज्ञ करवाते हैं। तो अग्निकुंड और हवन कुंड के साक्ष्य में कहाँ से मिलते हैं, लोथल से। संपूर्ण सिंधु सभ्यता में लोथल एकमात्र ऐसा स्थल था जिसके घरों के मुख्य दरवाजे दोस्तों कहाँ खुलते थे रे, मुख्य सड़क की ओर। बाकी घरों के दरवाजे कहाँ खुलते थे, गलियों में, एक दूसरे के आमने सामने, ठीक है। ये पूरा का पूरा देखो, ये मकानों के दरवाजे, ये मुख्य सड़क है, देखो है ना, मुख्य सड़क दिख रहा है ना आपके, मकानों के दरवाजे ये इस तरफ सड़क की तरफ है, ठीक है ना। ये मुख्य सड़क जा रही है, मिट्टी से निर्मित होती थी, 9 से लेकर के 16 फीट, है ना, 9 से लेकर के 16 फीट तक का जो है इसकी जो है चौड़ाई होती थी, इतनी, है ना, मिट्टी से निर्मित होती थी सड़क। सबके देखो घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ खुल रहे हैं। ये मुख्य मेन रोड है, ये भी मेन रोड है, तो मुख्य दरवाजे, बाकी के कहाँ खुलते थे, गलियों में, ठीक है, क्लियर है। ये कुछ उसी का नमूना है। और साथ ही साथ ये हमने बात कर ली थी, ये घोड़े की क्या मिलती है, मृण मूर्ति। यहाँ पर आदमी बैठ करके बढ़िया तगड़ी तगड़ी करता करता जाता था, है ना, ठीक है। आ गई वहां समझ में, बढ़िया नाथ वाथ लगा करके और आराम से जाता था आदमी, ठीक है ना। ये खुद खैर घोड़े की मृण मूर्ति के साक्ष्य आपको कहाँ से मिलते हैं, लोथल से। अब हम जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कालीबंगा। कालीबंगा दोस्तों, यदि राजस्थान का आप कोई एग्जाम दे रहे हैं तो कालीबंगा से आपका प्रश्न आना स्वाभाविक है, प्रश्न आता ही आता है, चाहे कुछ भी हो जाओ, ठीक है ना। कालीबंगा से आपका सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा से आपका महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। कैसे क्या अभी चर्चा करेंगे, ठीक है। आप कोई सा भी पुराना पेपर उठा के देखिएगा, कालीबंगा से आपका प्रश्न आपको अवश्य मिलेगा। यदि सिंधु घाटी सभ्यता से प्रश्न बनता है तो कालीबंगा से प्रश्न बनता ही बनता है, ठीक है। कालीबंगा, अब एक चीज आपको याद रखनी है, देखिए मैंने कहा कि भारत का विभाजन हो गया 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत। ये पूरा का पूरा पाकिस्तान वाला क्षेत्र, ज़्यादातर जो क्षेत्र थे वो कहाँ चले गए थे, पाकिस्तान में चले गए। भारत में केवल और केवल 2 ही स्थल बचे, एक तो कोटला निहंग खान पंजाब में, दूसरा रोजदी रंगपुर। ये केवल और केवल 2 ही क्षेत्र बचे थे, ठीक है। बाकी लगभग सारे जो स्थल हैं वो कहां पर चले गए थे, पाकिस्तान में चले गए थे। तो सैंधव सभ्यता की दृष्टिकोण से भारत एक तरीके से निर्धनता वाली स्थिति में आ गया, निर्धन हो गया। ज्यादातर स्थल कहां चले गए थे, पाकिस्तान में चले गए। अब भैया क्या करें, जो काम कोई नहीं करता ना वो काम फिर राजस्थान वाला जरूर करता है, यस और नो, करता है ना भाई। कोई काम नहीं करे, कोई नहीं करे, वो कौन करेगा, राजस्थान वाले करेगा, ठीक है ना। अब राजस्थान वाले क्यों करता है, उसके पीछे भी कारण है, क्योंकि राजस्थान वाले पुराने जमाने के जो लोग होते थे ना, खूब अफीम खाते थे, है ना। अफीम खाने के बाद में आदमी बिल्कुल यूं एनर्जेटिक हो जाता था, ठीक है ना। और अफीम खाते था तो उनको क्या आता था, आनंद आता था। अफीम बोले तो क्या, अमल, ठीक है ना। अब राजस्थान वाले लोग क्या खाते हैं, याद रखना, राजस्थान वाले लोग उस समय अमल खाते थे। क्या खाते थे, अमल खाते थे, तो उन्हें क्या आता था, आनंद आता था। अमल खाते थे तो उनको क्या आता था, आनंद आता था। और आनंद होने के बाद में राजस्थान में तो क्या है, दौरे विशेष रूप से। अब दौरों में ये भाई साहब यूं लोटपोट करते थे फिर आनंद में ही, ठीक है ना। और भाई साहब लोटपोट करने के बाद शाम को जब घर पे आता था तो ऐसे बीवी भी चौंक जाती, अरे क्या आ गया, भूत आ गया, क्या आ गया, भूत आ गया। और भूत आ गया इसका मतलब क्या, अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसको, घोस्ट बोलते हैं। घोस्ट से शब्द याद रखिएगा, घोस्ट, ठीक है ना। तो दोस्तों याद रखिएगा कि कालीबंगा की खोज किसके द्वारा की गई थी, अमलानंद घोष के द्वारा, ठीक है ना। घोष का मतलब यहाँ पर अब देखो, केवल समझाने के लिए याद रखना है, घोष का मतलब क्या है, भूत, ठीक है ना। अब देखो भूतों के देवता कौन भाई, भूतों के देवता कौन है, हैं, भूतों के देवता कौन, हनुमान जी। अब देखो याद कैसे करना कि कहां पर है ये,
हनुमानगढ़ में है। कहाँ पर है? हनुमानगढ़। और हनुमानगढ़ आप लोगों को पता है ना कहाँ पर है? राजस्थान में। हनुमानगढ़ आपकी कहाँ है? राजस्थान में। तो भूतों के देवता कौन? हनुमान जी। हनुमान जी के पास में जाकर के बंदे ने झाड़ा फूंक करवाया, और झाड़ फूंक करवाया तो हनुमान जी ने खूब झाड़ा लगा करके देख ऐसे सुन रहे भाई, वो सामने गग्गर नदी है। कौन सी नदी है? गग्गर नदी है। उस नदी में जाकर के डुबकी लगा ले, मैंने मेरी तरफ से झाड़ा फूंक कर दिया है, और जैसे ही डुबकी लगाएगा तेरा कल्याण हो जाएगा, है ना, भूत उतर जाएगा। तो देखो हनुमानगढ़, और हनुमानगढ़ नदी कौन सी? गग्गर नदी। कौन सी? गग्गर नदी। इसे गग्गर नदी को क्या बोला जाता था? प्राचीन सरस्वती। प्राचीन सरस्वती। आगे बात समझ क्लियर है ना? अब ये बात कब की है? 1951 की बात। कब की है? 1951 की। कब की? 1951 की। कई जगह आपको मिलता है 1953, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। ध्यान से सुनना। उन्नीस सौ इक्यावन। देखिएगा, आपसे पूछ लिया जाए कि कालीबंगा की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो आपको याद रखना, इन तीनों शब्दों को मिलाओगे तो क्या बनेगा? अमलानंद घोष। इजी है ना? कब की गई? 1951। कई जगह आपको मिलता है 1953, 1951 या 1953। तो दोनों के पीछे अलग अलग लॉजिक है, आगे बात करेंगे। पहले इतना सा दिमाग में याद रखो कि 1951 और 1953, ठीक है ना, दोनों में से परीक्षा में एक आएगा। यदि 1951 आएगा तो 53 नहीं आएगा, यदि 53 आएगा तो 51 नहीं आएगा। उसके पीछे कारण क्या है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या फिर कई जैसे यूनिवर्सिटीज की जो बुक्स हैं, उन बुक्स में भी ये दोनों ही तिथियां मिलती है ना। अब दोनों तिथियों को प्रामाणिक माना जाता है। वही जैसे हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 21 जून, है ना, वही वाली स्थिति है थोड़ा सा। तो केजी का 1951 मिलता है, केजी का 1953 मिलता है। यदि 51 मिलेगा तब आपको 53 नहीं मिलेगा वहाँ पर ऑप्शन में, यदि 53 आएगा तो 51 नहीं आएगा। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज़ और थोड़ी सी क्लियर कर देता हूँ। यथार्थ रूप में, वास्तविक रूप में देखें ना, तो इसकी मूलतः जो खोज की गई है ना, वो 1951 में की गई है, क्योंकि स्वतंत्र भारत में खोजा गया प्रथम स्थल माना जाता है। स्वतंत्र भारत में खोजा गया प्रथम स्थल माना जाता है। स्वतंत्रता के जस्ट बाद 1951, 50-51 के आसपास इसकी खोज हो गई थी, ठीक है ना। तो उस स्थिति में यदि दोनों आ जाते हैं, ध्यान से सुन लेना, 1951 और 53 दोनों यदि ऑप्शन में आ जाते हैं ना, तो सब पुस्तकों को भूल जाना और सीधे सीधे टिक कर देना 1951 के ऊपर, ठीक है। क्लियर है बात? तो अमल खाया तो आनंद आया, और आनंद आया तो भूत के जैसे दिखाई दिया। और भूतों के देवता कौन? हनुमान जी। इसलिए हनुमानगढ़, और झाड़ फूंक करके कहाँ भेज दिया? गग्गर नदी। गग्गर नदी को क्या कहा जाता है? प्राचीन सरस्वती। इसी को कहा जाता है क्या? हाकरा। जब ये पेशावर फोर्ट अब्बास तक पहुंच जाती है, खूब जब पानी आता है इसमें, तो इसको वहां पर क्या कहा जाता है? हाकरा। वहीं हनुमानगढ़ में इसको नाली नदी भी कहा जाता है, मृत नदी भी कहा जाता है। ज्योग्राफी की बात है, केवल दिमाग में याद रखना। चलिए अब देखिएगा, अब व्यक्ति ने इलाज हो गया व्यक्ति का, और इलाज होने के बाद में जब व्यक्ति घर पे जाता है तो भाई राजस्थानियों के लिए अपनी पत्नी बहुत प्रिय होती है, एवं सबके लिए होती है, ठीक है। बाकी के लोग ऐसे मत मानना कि गुरुजी राजस्थान वालों को क्यों, सबके लिए पत्नी तो बहुत प्रिय होती है भाई, है ना। इस व्यक्ति को भी पत्नी बहुत प्रिय। अब जिनके नहीं है उनको तो कैसे प्रिय होगी, है ना। कई आंखें काट रहे होंगे, गुरुजी हमारा तो है ही नहीं, है ना। अब नहीं है तो नहीं है, क्या कर सकता हूँ, है ना। होगी, आपके भी होगी, है ना। मेरी दुआएं आपके साथ में। तो ध्यान से सुनिएगा कि जाते वक्त जब इसका इलाज हो गया तो बेचारा जीव भोला आदमी था मेरी तरह, ठीक है ना। अब मेरी तरह भोला आदमी था, इसलिए जाते जाते इसने क्या करा कि भाई वापिस चल रहे हैं तो एक काम करते हैं, पत्नी के लिए, है ना, किसके लिए? पत्नी के लिए कुछ बढ़िया सेनानी ले लेते हैं, निशानी ले लेते हैं, यहाँ की कोई चीज लेकर चलते हैं। तो देखो कालीबंगा से उसने क्या खरीदी? काली चूड़ियां खरीदी। क्या खरीदी? काली चूड़ियां। आपसे यही प्रश्न ज्यादातर पूछा जाता है कि इस कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ क्या है? तो शाब्दिक अर्थ दोस्तों याद रखना, इसका शाब्दिक अर्थ निकलता है काली चूड़ियां। काली चूड़ियां।
शाब्दिक अर्थ क्या है? काली चूड़ियां। तो जाते जाते वक्त भाई साहब अमलानंद घोष जी ने क्या ले लिए? काली चूड़ियां ले लिए। क्या ले लिए? अब काली चूड़ियां यदि किसी पत्नी के लिए कोई लेके जाए, तो मैं कह रहा हूं ना, आदमी भोला था जी, है ना। पत्नी के लिए कोई व्यक्ति काली चूड़ियां लेके जाए तो उस पत्नी को पसंद आएगी क्या काली चूड़ियां? पत्नी ने जैसे ही काली चूड़ियां देखी तो भाई साहब तुरंत प्रभाव से पत्नी लाल पीली हो गई। अरे सत्यानाशी आदमी, दिमाग बेच खाया क्या है? कहाँ गया कि दिमाग? काली चूड़ियां कौन लेके आता है भाई अपनी पत्नी के लिए? है लाता क्या कोई? तो बीवी ने आओ देखा ना ताओ। भाई साहब यूं जब खड़े थे इस तरफ, तो गुस्सा इतना भयानक आया कि दिख खींच करके यहाँ पीछे थाप। क्या दिया? थाप। थाप मतलब क्या? थापड़। क्या याद रखना? थाप। ठीक है ना। तो देखो, एक तो बीबी क्या हुई है? लाल हुई गुस्से में। बीबी गुस्से में क्या हुई है? लाल हुई है ना। और लाल होने के बाद में क्या मारी है? थापड़ मारी है। भाई साहब पीछे पूरी की पूरी पीठ के ऊपर छप गया पूरा का पूरा, पूरी की पूरी रेखाएं दिख रही थी। आगे बात समझ में? अब जैसे आदमी की पीठ पे रेखाएं दिखेगी, इसका मतलब उसका तो उत्खनन तो हो ही गया। क्या हो गया? उत्खनन हो गया। आपको याद रखना कि उत्खनन किसने? बीबी लाल और बीके थापड़ ने। काली चूड़ियां लेके आया तो बीबी क्या हुई? लाल हुई। बीबी क्या हुई? लाल हुई। और बीबी लाल हुई तो उसने क्या मारा? थापड़। क्या मारा? थापड़। तो बीके थापड़। तो दोस्तों याद रखिएगा कि उत्खनन, उत्खनन किसके द्वारा? बीबी लाल, बीबी लाल एंड बीके थापड़। बीके थापड़ के द्वारा किया गया था। अब दोस्तों कब किया गया? यदि 1951 मानते हैं तब तो आपका इसका आएगा 1961, और यदि 1953 मानते हैं तो इसका 10 साल बाद में उत्खनन किया गया था, तो 1963। तो दोनों याद रखिएगा, 1961 या 1963। तो इसी स्थिति में आपको ये याद रखना है कि उत्खनन जब भी पूछा जाए, बीबी लाल या बीके थापड़, 1961 या 63। ठीक है ना। दोनों एक साथ नहीं आएगा, आए तो वही वाली बात 61 करना फिर। ठीक है ना। अब बीबी को भयानक गुस्सा आया, रे सत्यानाशी आदमी, कैसा आदमी है कि तो शर्म नहीं आती तेरे को? मेरे लिए काली चूड़ियां लेके आए। क्या लेके आए? काली चूड़ियां। तो बीबी को लाल हो गई गुस्से में, और बीबी ने क्या मारा? थापड़ मारा। तो भाई साहब का क्या हो गया? उत्खनन। कालीबंगा के उत्खनन करता कौन थे? बीबी लाल और बीके थापड़। अब देखो भाई, ध्यान से सुनना रे भाई, बीबी से कभी भी पंगा नहीं लेना चाहिए। ठीक है ना। इस भाई ने पंगा लिया, इसके साथ में क्या क्या चीजें होगी, ध्यान से सुनना। कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। ये केवल और केवल आप लोगों के लिए। दोस्तों मुझे पता है कि अब तक हमने बहुत बार सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी है, लेकिन चीज़ें दिमाग में नहीं बैठती है, नहीं याद रहती है, इसलिए थोड़ा सा कहानी के माध्यम से हम पढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो बीबी लाल हुई, थापड़। ठीक है ना। और गुस्से में उसने कहा कि देख, वो तेरा बाप बेल बंधा और वो ऊंट बंधा, है ना, इनको लेकर के जा, खेत में जा और खेती कर। खेत में जा और क्या कर? खेती कर। और मेरी बात सुनना, खेती करेगा तो एक जैसी नहीं करेगा, अलग अलग फसलें होनी चाहिए। अब बीबी गुस्से में थी, भोला आदमी था। कैसा आदमी था? भोला आदमी था। तो भोला आदमी था तो बेचारे जीव ने मान ली। ठीक है ना। तो ध्यान से सुनिएगा, ऊंट और वृषभ, यहां से ऊंट व वृषभ के साथ से मिलते हैं।
ऊंट के साग से मिलते हैं कहाँ से? कालीबंगा से। वृषभ के साग से मतलब बैल के साग से कहाँ से मिलते हैं? कालीबंगा। अब भैया कहाँ भेजा? खेत में, तो जुते हुए खेत के साग से, ठीक है ना। वहां जाकर के मैंने कहा ना क्या करेगा? खेती करेगा, तो जुते हुए खेत के साग से, जुते हुए खेत के साग से, खेत के साग से कहां से मिलते हैं रे? कालीबंगा से। अब खेत जोतने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी बताओ? हल की। किसकी? हल, ठीक है ना। हल के साग से, लकड़ी से बना हुआ हल, लकड़ी से निर्मित, लकड़ी से निर्मित, लकड़ी से निर्मित हल, साथ साथ मिट्टी का भी हल मिला, देखो है ना। मिट्टी के हल दो जगह से मिलते हैं वस्तुतः, ठीक है। तो लकड़ी से निर्मित हल के साग से हमें कहां से मिलते हैं? कालीबंगा से। कहां से? मैंने कहा ना जाकर के बंदा क्या करेगा? खेती करेगा। कि ये रहा खेत उसका, ये क्या रहा उसका? खेत करेगा, खेत है, और इस खेत में भी उसने कहा ना कि अलग अलग प्रकार की खेती होनी चाहिए, ठीक है ना। यहाँ तो इसने कुछ अलग, जो बाजरा इस तरीके की चीजें बहुत बोधी होगी, ठीक है ना। और यहाँ फिर कुछ अलग चने वने बोए होंगे, ठीक है ना। वस्तुतः कोई ऐसा उल्लेख स्पष्टतः कहीं दिया हुआ नहीं है कि किस प्रकार की खेती, लेकिन अलग अलग प्रकार की खेती जो है, एक साथ कई फसलों का जो है उत्पादन किया जाता था, कई प्रकार की फसलें एक साथ उगाई जाती थी। यह आपको विशेष रूप से याद रखना है, ठीक है। तो जुते हुए खेत के एक तो साग से हमें कहाँ से मिलते हैं? कालीबंगा से। और लकड़ी से निर्मित हल्के साग से भी हमें कहाँ से मिलते हैं? ठीक है, कालीबंगा से। अब ध्यान से सुनेगा कि एक साथ एक से अधिक फसलें उगाने के, एक से अधिक फसलें उगाई जाती थी, फसलें आगे बात समझ। एक साथ एक से अधिक फसलें उगाई जाती थी। अब देखो ध्यान से सुनना। अब ये बेचारा जीव खेती करने के बाद, क्या चीज है? खेती करने के बाद में घर पे आया, और घर पे आकर के पूरे दिन तो पत्नी कुछ नहीं लेके आई। पत्नी भाई गुस्से में थी, लाल थी, है ना, लाल पीली हो रखी थी। और आकर के कहा कि देख भाई पप्पू डागी माँ, गलती तो होगी मारी, है ना, कोई ना, लेकिन मैं खेत में हल जगह जो है जोती आया हूँ, खेती कर आया हूँ, एक साथ दो दो फसलें भी हमने बोई, ठीक है ना। अब एक काम कर, पानी तो पिला दे। पत्नी ने कहा अच्छा पानी पिला दे, मेरे लिए काली चूड़ियां और मैं तेरे को पानी ना, संभव नहीं है। खुद कुआं खोद और खुद पानी पी, खुद कुआं खोद और खुद पानी पी। तो बेचारे जीव ने फिर माना, है ना। तो ध्यान से सुनना, आदमी ने क्या करा? कुआं खोदा। क्या खोदा? कुआं खोदा, और कुआं खोद करके खुद ने पानी निकाल कर पिया। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि कौन से नगर के प्रत्येक तीसरे घर के सामने से हमें, तीसरे घर के सामने से हमें कुएं के साग से मिलते हैं? किसके? कुएं के साग से मिलते हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा आपका उत्तर? कालीबंगा। अब देखो बेचारे जीव ने क्या खोद दिया? कुआं खोदा, और कुआं खोद करके पानी पी लिया, है ना। क्या कर लिया है? पानी पी लिया। क्या करा? पानी पिया। अब पानी पीने के बाद में वापस घर में घुसने लगा। पत्नी ने कहा बाप की बाप होती है क्या, मेरे लिए काली चूड़ियां लेके आया। पत्नी बड़ी गुस्से में थी जी, गुस्सेल थी। मैं तुझे मेरे साथ घर में नहीं रखूंगी। कि घर में नहीं रखेगी देवी, फिर मैं कहाँ जाऊं? कि वो देख सामने कच्ची ईंटें पड़ी है, इन कच्ची ईंटों से खुद का मकान बना ले, और मकान बना के खुद निवास कर। तो आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि कच्ची ईंटों के साग से कहां से मिलते हैं? कालीबंगा से। कहां से? कालीबंगा से। अब कोई व्यक्ति यदि कच्ची ईंटों से मकान बना रहा है, ध्यान से सुनना, देखो किसका मकान बना रहा है? कच्ची ईंटों से यदि मकान बना रहा है, तो इसका मतलब वहां के लोग गरीब होंगे भाई, पकाने के पैसे नहीं होंगे, या पक्की ईंटों के मकान बनाने के लिए उनके पास में इतनी ज्यादा सामग्री नहीं होगी, इसलिए गरीब बस्ती थी। क्या? कालीबंगा। अब गरीब बस्ती को हम क्या बोलेंगे? दीनहीन की बस्ती। क्या? दीनहीन की बस्ती किसे कहा जाता था? कालीबंगा को। किसको? कालीबंगा को। तो ये दोनों चीजें पहले मैं आपके लिए लिख देता हूँ, फिर आगे की कहानी आगे बढ़ते हैं। तो पहली चीज
कि कालीबंगा के प्रत्येक तीसरे घर के सामने, प्रत्येक तीसरे घर के सामने कुएं के साक्ष्य मिलते हैं। कुएं, कुआ मत कर देना ना, कुआ तो लोथल, यहाँ क्या कुएं, कुएं के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है। दूसरी, कालीबंगा के मकान, कालीबंगा के मकान कच्ची ईंटों से निर्मित है। कच्ची ईंटों से निर्मित है। और कच्ची ईंटों से निर्मित होने के कारण इसको क्या कहा जाता है? दीनहीन की बस्ती कहा जाता है। अतः दीनहीन की बस्ती कहा जाता है। दूसरी, विशेष रूप से याद रखना, देखो भाई ईंटों से मकान बना रहे हैं तो नालियां भी तो पक्की नहीं होगी ना, नालियां भी बेचारे जीव किसकी बनाते थे? लकड़ी की। तो लकड़ी से निर्मित नालियां, लकड़ी से निर्मित नालियां, ठीक है ना, कहां से मिलती है? कालीबंगा से। नालियों का निर्माण या लकड़ी से निर्मित नालियों का, लकड़ी से निर्मित नालियों के साक्ष्य मिले, नालियों के साक्ष्य मिले। ठीक है, आगे बात समझ। अब देखो बेचारे जी उसे इतना काम कर दिया, मकान भी बनवा लिया, पहले खेती भी करवा ली, और फिर क्या है, कुआं भी खुदवा लिया। इतना कोई आदमी काम करेगा तो आदमी पागल होएगा। क्या होगा? पागल होगा, दिमाग खराब। अब दिमाग खराब इसका मतलब क्या? डॉक्टर तो मैं ही, और डॉक्टर मैं हूं तो पता ही है आपको आदमी के साथ में क्या होगा। मामला सेट। ठीक है। तो दोस्तों, खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के साक्ष्य में दो जगह से, एक तो लोथल से, दूसरे कालीबंगा से। ठीक है ना। इसका मतलब भाई तो चलता बना। अब भाई चलता बना, लेकिन फिर भी बीवी का गुस्सा तो अभी भी शांत नहीं है। बीवी ने उसको 3 तरीके से दफनाया। कौन कौन से तरीके थे अभी बात करेंगे। खोपड़ी की शल्य चिकित्सा, शल्य चिकित्सा के साक्ष्य कहां से मिलते हैं? कालीबंगा से। कहां से? अब ध्यान से सुनो, बेचारा मर गया। अब मर गया तो उसको 3 तरीके से दफनाया। सबसे पहले तो उसकी लाश को ले जा करके खेत में छोड़ दिया। कहां छोड़ दिया? खेत में छोड़ दिया, जहां जानवर खा गए। इसको क्या खा गए? जानवर खा गए। आत्मसंतुष्टि नहीं हुई, वापस दूसरे दिन गई और दूसरे दिन जाकर के इसको दफना दिया। क्या कर दिया? दफना दिया। तो दूसरा तरीका हो गया। अब फिर से आत्मसंतुष्टि नहीं हुई तो तीसरे दिन फिर पत्नी जाकर के इसकी लाश को बाहर निकाल करके इसमें क्या लगा दी? आग लगा दी, है ना। तो 3 प्रकार के समाधान, है ना। थोड़ा समय का अभाव है, ज्यादा फिर वो नहीं, आप समझे बस भावनाओं को। ठीक है ना। क्या चीज? 3 प्रकार के समाधान के साक्ष्य मिलते हैं। यहां से 3 प्रकार के समाधान के साक्ष्य मिलते हैं। समाधान के साक्ष्य मिलते हैं। भाई मर गया तो देखो सबसे पहले खेत में छोड़ करके आई है पत्नी, है ना।
लाश को घर में नहीं रखूंगी, मेरे लिए काली चूड़ियां लेके आया था। हाँ? ठीक है, तो भाई साहब जानवर खा गए, पहली चीज क्या हुई, जानवर खा गए, थोड़ा बहुत शरीर बचेगा। तो पहली चीज इसको हमने नाम दिया क्या, आंशिक समाधान। इसको हमने नाम क्या दे दिया, आंशिक समाधान। पहली चीज को क्या कहा है, आंशिक समाधान। खेत में छोड़ के आ गई थी, घर पे आकर के आराम से सो गई। रात को 12 से 1 बजे अचानक से तेज हवा चली, पत्तों के गिरने की आवाज हुई, बाहर खड़खड़ाहट हुई और पत्नी के दिल में भी खड़खड़ाहट हुई। उसको लगा भाई साहब वापस आ गया है। खूब ऐसे तेज हवाएं चली, बाहर ऐसे सनसनाती हुई हवाएं, पत्ते गिरे, दरवाजे पे नोक नोक हुई, पत्नी की अंदर हालत खराब हुई। उसको लगा भाई वापस आ गया, और तुरंत प्रभाव से जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जी कपीस हो लोक उजागर। जैसे कैसे बेचारी जीव ने, बेचारी जीव तो क्या कहेंगे, पत्नी के पति के साथ में खूब अत्याचार किया है, ठीक है ना। जैसे कैसे दिन निकाला, रात निकाली, और सुबह उठते ही वापस जाकर के मैंने कहा ना दफन कर दिया, जमीन में गाड़ दिया। क्या कर दिया, जमीन में गाड़ दिया। इसलिए इसको क्या बोले हमने, पूर्ण समाधिकरण, पूर्ण समाधान, पूर्ण समाधान, या इसी को पूर्ण समाधिकरण भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बात समझ में। अब वापस जमीन में गाड़ी आई थी, वही वापस आकर के घर पे सोई, और घर पे सोई तो फिर से इसको आवाज आई, फिर से इसको आवाज आई, फिर डर लगा, फिर हनुमान जी का नाम जपा, और तीसरे दिन जाकर के, है ना, तीसरे दिन जाकर के क्या करा, उसको आग लगा दी। इसका मतलब क्या करा उसने, दाह संस्कार। क्या करा उसने, दाह संस्कार। तो 3 प्रकार के समाधान के साक्ष्य, दाह संस्कार के साक्ष्य भी हमें कहां से मिलते हैं, कालीबंगा से। अब पति के साथ में इतना भयानक अत्याचार, पत्नी है कि पनौती है, 3 तरीके से बेचारे को दफना दिया। भगवान ने ये सारी चीजें देखी, भगवान ने ये सारी चीजें देखी, भगवान को भयानक क्या आया, गुस्सा आया। भगवान को क्या आया, भयानक गुस्सा आया। और भयानक गुस्सा आया तो ये भगवान ऊपर से आए नीचे जमीन पे, और ये देखो आंखें इतनी मोटी मोटी हो रखी है भगवान की गुस्से में। और भाई साहब भगवान आए, और सामने पत्नी थी, कौन थी, पत्नी थी। पत्नी को आकर के कहा कि दुष्टा अब तो तुझे दंड मिलना अनिवार्य हो गया। पत्नी है, पनौती है, कैसे अपने पति के साथ में दुराचार कर रही है ना। इस प्रकार इतना कोई अत्याचार करते हैं क्या, तुरंत प्रभाव से आओ देखा ना ताओ। जैसे ही भगवान गुस्सा हुआ, क्रोध आया, और जब जब भगवान को गुस्सा आता तो क्या होती है, धरती कांपती है। तीसरा नेत्र खुला भगवान का, कौन सा नेत्र खुला, तीसरा नेत्र ये वाला, ठीक है ना, तीसरा नेत्र खुला। और जब जब भगवान का तीसरा नेत्र खुलता है तो क्या होती है, धरती कांपती है, धरती कांपती है। इसका मतलब क्या, भूकंप आता है, यस और नो। आपसे पूछ लिया जाएगा कि प्रथम भूकंप के साक्ष्य कहां से मिलते हैं, कालीबंगा से। ये प्रश्न अभी फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था, तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि प्रथम भूकंप के साक्ष्य, प्रथम भूकंप के साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य कहां से मिलते हैं, कालीबंगा से। अब देखो यही वाले डायग्राम पे आ जाओ। भगवान को जैसे ऐसे क्रोधित रूप में देखा तो पत्नी ने मगरमच्छी आंसू बहाने शुरू कर दिए। इसके आंखों से आंसू आ गए, पैर पकड़ लिए तुरंत प्रभाव से भगवान के, देखो ये लो, है ना, अजी गलती हो गई, माफ हो गए, माफ कर दो, क्या कर दो, माफ कर दो। ठीक है, अब भगवान ने कहा चलो ठीक है माफ कर देते हैं, लेकिन उसकी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी, उसकी आत्मा की शांति कैसे मिलेगी। साथ आत्मा को शांति तो मैं दिलाऊंगी कैसे, कि एक बार वो मेसोपोटामिया गए थे। कहाँ गए थे, मेसोपोटामिया गए थे, और वहां से वो क्या लेकर के आए थे, मोहरें लेके आए थे। क्या लेके आए थे, मोहरें लेके आए। अब वो मोहरें मैं आपको क्या कर देती हूँ, दान। तो ठीक है साहब, तो ध्यान से सुनिएगा। बेलनाकार मोहरें, कैसी, बेलनाकार मोहरें। बेलनाकार मोहरों के साक्ष्य कहां से मिलते हैं, जो कि किसके समकक्ष थी, मेसोपोटामिया के।
मेसोपोटामिया, ठीक है, मेसोपोटामिया में प्रचलित थी। बेलनाकार मोहरों जो कि मेसोपोटामिया में प्रचलित थी के साक्ष्य मिलते हैं। क्या मिलते हैं? साक्ष्य। आगे बात समझ में क्लियर है? अब दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, भगवान ने कहा इतने से नहीं चलेगा कि जी और मैं क्या कर सकती हूँ, एक काम और कर दूंगी मैं, क्या अग्नि करवा दूंगी, हवन कुंड करवा दूंगी, ब्राह्मणों को दक्षिणा दे दूंगी, बेलनाकार मोहरे, कि ठीक है। तो अग्निकुंड के साक्षी किसके? अग्निकुंड के साक्षी, अग्निकुंड के साक्ष्य कहां से? लोथल और कालीबंगा, ठीक है। कि और क्या करेगी? और तो क्या करूंगी कि वो जो कच्चा मकान बनाया था ना ईंटों का, और उसका फर्श जो है ना, उस फर्श के ऊपर उनकी फोटो छपवा दूंगी, तस्वीर बना दूंगी, है ना, तस्वीर तेरी इस दिल में जब से उतारी है, ठीक है। आगे बात समझ में? तो मतलब क्या, यदि किसी फर्श के ऊपर या ईंटों के ऊपर किसी का अंकन किया जाए, चित्र बना दिया जाए, तो वो चीज क्या होगी? अलंकृत होगी। क्या होगी? अलंकृत, ठीक है ना। तो अलंकृत फर्श, अलंकृत फर्श वे ईंटों के साक्ष्य, ईंटों के साक्ष्य भी आपको कहां से मिलते हैं? कालीबंगा से। कहां से? भगवान ने कहा इतना कर देगी तो ठीक है, तुझे माफ किया, तू खुश रहे, भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। और तो ये यदि बीवी खुश, भगवान खुश, तो कालीबंगा भी खुश, और कालीबंगा आपका क्या हो गया है? समाप्त हो गया। लेकिन लास्ट बात, अंतिम बात ध्यान से सुनिएगा। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की या सैंधव सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया है। नोट लगा के लिख रहा हूं मैं ये बात, नोट। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को तीसरी राजधानी बताया है, तीसरी राजधानी बताया है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, ये आपका कालीबंगा भी हो गया है कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आई होगी। ईश्वर आप सबको स्वस्थ रखे, खुश रखे, प्रसन्नचित रखे, आह्लादित रखे। आपके परिवार को इस संसार की समस्त जात और अजात खुशियाँ मिले। आप सबको जल्दी से जल्दी सफलता मिले। इन समस्त शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।